गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 4 के अंदर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसीजर है MgAl2O4 स्पाइनल के अंदर, उसके अंदर बात करेंगे कंटेनर मटेरियल की, हीट ऑफ ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस। इससे पहले वीडियोज में हमने जो काइनेटिक्स से सॉलिड स्टेट रिएक्शंस की उस पर डिस्कस किया था और एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के अंदर रिएजेंट्स एंड मिक्सिंग इन दोनों की बात की थी कि जब कोई भी मेटल्स सॉलिड जो होते हैं कंपाउंड वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस प्रकार प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो किस प्रकार से होता है, तो उसमें कुछ स्टेप्स थे। रिएजेंट मिक्सिंग है, कंटेनर मटेरियल है, हीट ऑफ ट्रीटमेंट है, एनालिसिस है। हमने बात की थी रिएजेंट और मिक्सिंग की। रिएजेंट्स जो कि स्टार्टिंग मटेरियल्स होता है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना आपस में रिएक्ट करके स्पाइनल MgAl2O4 का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके अंदर हमने बात की थी रिएजेंट के अंदर कि जो रिएजेंट्स होते हैं उसमें कुछ हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, आदर्श नहीं होते हैं, जिसका ड्राइनेस के लिए उसको हीट किया जाता है 200 से लेकर के 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। उसके बाद में कुछ सॉलिड रहते हैं जो जिनके पार्टिकल साइज बड़ी होती है, उनके मॉड्रेक्स या पिस्टल के अंदर मिक्सिंग की जाती है ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर पाउडर फॉर्म के अंदर जाएंगे, जिससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इस सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो मिक्सिंग है उसके अंदर बहुत छोटे पार्टिकल्स, यहाँ तक कि लेस देन 20 बहुत कम अमाउंट के अंदर लेंगे, लेस देन 20 ग्राम। फिर उसको लेकर के मॉड्रेक्स या पिस्टल के अंदर उसकी मिक्सिंग की जाती है और यदि कुछ पार्टिकल्स बहुत हार्ड होते हैं तो उसको अगेन यूज लिया जाता है, जिससे और भी उसकी जो मिक्सिंग है वो स्मूथ और क्लियरली हो जाए। उसके बाद में कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो कि होमोजीनियस नेचर के होंगे, तो इसके लिए हम उसके अंदर कुछ वोलेटाइल सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन है, अल्कोहल है, वो डालते हैं ताकि उनकी जो मिक्सिंग है वो इजीली हो जाए। उसके बाद में कुछ टेम्परेचर लेकर के वो एवोपरेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने रिएजेंट और मिक्सिंग के अंदर बात की थी। अब नेक्स्ट देखिए कंटेनर मेथड के अंदर क्या होता है। अब ये जो मिक्सिंग होती है उसको लेकर के हम किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं और उस कंटेनर के अंदर उन दोनों सॉलिड की रिएक्शंस करवाते हैं। अब जो कंटेनर यूज में लिया जाता है उनको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या आता है, जो कंटेनर लिया जाता है वो किस मटेरियल का हो एंड उसकी जो हार्डनेस है वो सबसे अधिक होनी चाहिए ताकि वो हाई टेम्परेचर पर जब सॉलिड्स को हम हीट करेंगे तो हीट के बाद में फिर क्या होता है, फाइनली उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए कुछ मेटल है जो कि बहुत हार्ड होती है और नॉन रिएक्टिव जो इनर्ट मेटल होती है उसको यूज में लिया जाता है, इनर्ट नेचर की होती है, जैसे कि गोल्ड ऑरम होता है, प्लेटिनम होता है। इनको कंटेनर मटेरियल्स के रूप में यूज में लिया जाता है। कुछ ऐसी मेटल्स जो कि बहुत सॉफ्ट होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें एलॉय, दो मेटल होती है उसको आपस में मिक्स करके फिर उसकी हार्डनेस है उसको इंक्रीज किया जाता है
ताकि हम हाई टेम्परेचर दे करके उस सॉलिड की आपस में रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकें। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कंटेनर मटेरियल के अंदर मस्ट बी इनर्ट इन नेचर, वो किस प्रकृति का होना चाहिए, इनर्ट अक्रिय प्रकृति का होना चाहिए। उसमें से जैसे एग्जांपल है प्लेटिनम और जो गोल्ड होता है ऑरम, उसको यूज में लेते हैं। बट ऑन दीज टू platinum is better because its melting point is 1700 degree centigrade while gold is 163 degree centigrade। इन दोनों में से प्लेटिनम और गोल्ड में से भी जो प्लेटिनम होता है वो बेटर होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जबकि जो गोल्ड होता है उसका 163 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जब सॉलिड रिएक्शन करवाएंगे तो उसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, तो बेटर जो होगा गोल्ड और प्लेटिनम में से प्लेटिनम इज बेटर देन गोल्ड। नेक्स्ट देखिए, इंस्टेड ऑफ गोल्ड वी यूज गोल्ड एलॉय। अब क्या करते हैं, जैसे सपोज अपन को गोल्ड लेना है तो गोल्ड की जगह उसको गोल्ड एलॉय कोई दूसरा मेटल उसके अंदर मिक्स करके उसमें एलॉय मेटल बना लेंगे। इट इज हार्डर देन गोल्ड, फॉर एग्जांपल ऑरम एंड पैलेडियम एलॉय in the form of crucible or in the form of boat which is thin and fragile। तो यहाँ पर हम ओनली गोल्ड यूज में ना लेकर के एलॉय, अगर इसके अंदर जैसे पैलेडियम मिक्स कर दिया तो अब ऑरम और पैलेडियम का जो एलॉय होगा वो गोल्ड की तुलना में और बेटर होता है, क्योंकि अब इसमें जो हार्डनेस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑरम और पैलेडियम एलॉय को लेकर उसके दो अलग अलग फॉर्म, या तो क्रूसिबल फॉर्म के अंदर या फिर उसको बोट फॉर्म के अंदर क्या कर लेते हैं, उसकी एक थिन और फ्रेगेबल जो फॉर्मेशन होगा कंटेनर का उसका निर्माण कर लेंगे। क्रूसिबल आर रीयूजेबल, इट्स लाइफ टाइम इज मोर देन बोट। अब इसमें से भी जो क्रूसिबल फॉर्म होता है उसका लाइफ टाइम बोट फॉर्म की तुलना में ज्यादा होता है, तो उसको हम जो कंटेनर लेंगे उसको बोट फॉर्म में ना लेकर के किस फॉर्म में लिया जाएगा, क्रूसिबल फॉर्म के अंदर लिया जाएगा। फॉर टेम्परेचर नियरली 700 डिग्री सेंटीग्रेड वी कैन यूज निकल एज ए कंटेनर मटेरियल एंड एल्यूमिना एंड सिलिका कैन बी आल्सो यूज्ड। इसके अलावा कुछ ऐसे सॉलिड जिनका टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए हम निकल जो मेटल होता है उसको भी यूज में ले सकते हैं, या फिर एल्यूमिना और सिलिका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको भी यूज में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो कंटेनर मटेरियल होता है उसके अंदर हमेशा हार्ड जो मेटल होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है उसको यूज में लेते हैं। अगर सिंगल मेटल है तो उसकी जगह हम एलॉय दो मेटल को आपस में मिक्स करके फिर उसकी हार्डनेस से उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। और उसमें भी जो दो अलग अलग फॉर्म, एक बोट फॉर्म है दूसरा क्रूसिबल फॉर्म है, तो हमेशा क्रूसिबल फॉर्म होता है वो बोट फॉर्म की तुलना में बेटर होता है। अब उसके बाद कंटेनर मटेरियल के बाद में जैसे कंटेनर बन जाएगा उसमें रिएजेंट लेंगे, उसकी मिक्सिंग कर देंगे, फिर उसको कंटेनर मटेरियल में डाल देंगे, उसके बाद फिर उसका क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब हीट ट्रीटमेंट के लिए जो सॉलिड्स होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शंस दर्शाते हैं। कुछ सॉलिड्स होते हैं वो वेरी हार्ड होते हैं, तो उस कंडीशन में उनको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो टेम्परेचर में भी ऐसे कुछ सॉलिड्स होते हैं जिसको रिएक्शन कंप्लीट होने में कई आवर्स कई डेज लग जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके रिएक्शन के अंदर बहुत पहले स्टार्टिंग में स्लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसके बाद में धीरे धीरे हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। या कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि वोलेटाइल होते हैं। अब उनके लिए अगर अपन बहुत फास्ट हीट करेंगे तो वो क्या होगा, कंटेनर से वोलेटाइल फॉर्म के अंदर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इस कारण से विशेषकर इनका जो टेम्परेचर होता है उसका ध्यान रखा जाता है, और उस अलग अलग टेम्परेचर के आधार पर जो सॉलिड्स होंगे उनकी आपस में रिएक्शंस के द्वारा
लेटिस जो क्रिस्टल प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट के अंदर व्हेन सॉलिड आर इनर्ट, यदि सॉलिड इनर्ट है एंड रिफ्रैक्टरी मीन्स स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, जो कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, देन such a reagents can be put directly the furnace say at 1400 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे सॉलिड जो कि इनर्ट होते हैं और हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, उनको हम डायरेक्टली ले करके 1400 से लेकर के 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिना at 1200 डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्टली इनटू फर्नेस, तो सीधे उसको ज्वाला के अंदर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना को आपस में हीट कर लिया जाता है। बट व्हेन सॉलिड्स आर डिकम्पोजेबल सच एज ऑक्सी सॉल्ट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, they need to be heated at low temperature पर in controlled manner, otherwise their decomposition so vigorous that it will split out of the container। अब यहाँ देखिए ऐसे सॉलिड जो ऑक्सीड सॉल्ट के रूप में होते हैं, जिनका डिकम्पोजिशन ऑक्सी सॉल्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब ये क्या होता है, इनको बहुत लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत कम तापमान पर भी इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होंगे, वेगरिस होकर के दैट इट विल बी स्प्लिट आउट ऑफ द कंटेनर, तो वो क्या होगा, कंटेनर से बाहर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में उनको लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो जो ऑक्सी सॉल्ट होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें लो टेम्परेचर देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, द रिएक्शन टेक्स many hours and days because it require cooling and grading periodically। अब हर समय उसको, जैसे सॉलिड्स रिएक्शन करेंगे तो कुछ सॉलिड्स को कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट होने में मैंने कहा आवर्स, घंटों का समय लग जाता है, कुछ डेज का समय लग जाता है। तो उस समय उनकी बीच बीच में कूलिंग है, ग्रेडिंग है, तो उनको भी ध्यान में रखा जाता है। When solids is volatile, we supply a safe temperature, which is difficult to supply because volatility depend on composition। अब दूसरी बात, इसमें कुछ सॉलिड होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, और वोलेटाइल सॉलिड्स के लिए हमें बहुत सेफ टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और वो सेफ टेम्परेचर जब हम उसमें सप्लाई करते हैं तो विशेष कर ध्यान रखा जाता है ताकि उनका जो डिकम्पोजिशन है वो इजीली हो जाए और वो वापस उस कंटेनर में से बाहर न निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल लिथियम कार्बोनेट स्टार्ट्स मेल्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इफ वी मिक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इन प्रोपोर्शनल 1:5 to give lithium Al5O3, then lithium carbonate does not decompose up to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स वोलेटिलिटी डिक्रीज इन दैट केस। तो यहाँ पर लिथियम जो कार्बोनेट है उसका स्टार्टिंग मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिक्स करते हैं तो 1:5 रेशियो में जो Al5O3 का फॉर्मेशन होगा, तो उस समय जो लिथियम कार्बोनेट है वो इजीली डिकम्पोज नहीं होगा। फिर उसके लिए अपन को 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। इस टेम्परेचर पर वो क्या होगा, उसकी वोलेटिलिटी है वो डिक्रीज होगी। तो इस प्रकार से हम हीट ट्रीटमेंट के अंदर अलग अलग जो सॉलिड्स होते हैं उनके लिए किस प्रकार से अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको हीट किया जाता है। अब उसके बाद में हम हीट ट्रीटमेंट के बाद में क्या किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर किस तरह से सॉलिड का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट एनालिसिस फिफ्थ प्रोसेस है एनालिसिस। तो जो सॉलिड
रिएजेंट आपस में रिएक्शन की है उसका फाइनली एनालिसिस किया जाता है। तो एनालिसिस के लिए जो एनालिटिकल टूल्स जो होते हैं उसको यूज में लेते हैं, जो एनालिटिकल टेक्निक्स होती है, जैसे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एनालिसिस होता है, एक्सरे फ्लोरोसेंस होता है। तो इस टेक्निक्स के आधार पर उनके जो क्रिस्टलाइन फेज है, किस प्रकार से जो सॉलिड्स आपस में रिएक्ट करके नए क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन किया है, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, तो उसका हम इन एनालिटिकल्स टेक्निक्स के आधार पर एनालिसिस करते हैं। तो देखिए एनालिसिस के अंदर एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन इज द मेन टेक्निक। तो इनके जो सॉलिड्स होते हैं इनका एनालिसिस करने के लिए, प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन जो मेथड होता है वो यूज में लिया जाता है। तो एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन जो मेथड होता है एनालिटिकल टूल है, जिसके अंदर जो रिएक्शंस हुई है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका एनालिसिस किया जाएगा, used because it tells about which crystalline phase is present। तो ये क्या करेगा, एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन मेथड से बताएगा कि कौन सा क्रिस्टलाइन जो फेज है उसके अंदर प्रेजेंट है। ईच क्रिस्टलाइन फेज हैज इट ओवन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पावर टेक्निक्स। प्रत्येक जो क्रिस्टलाइन फेज होती है, जब दो सॉलिड्स आपस में रिएक्शन करते हैं और नए क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, तो उस समय दो अलग अलग जो क्रिस्टलाइन फेज होती है, जो अलग अलग सॉलिड होगा उसकी अलग अलग होगी, तो वो एक्सरे जो पावर डिफ्रैक्शन होगा वो उसके कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके गुण के आधार पर उसको डिटेक्ट करेगा। अलॉन्ग विद एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन other analytical techniques such as X-ray fluorescence, atomic absorption analysis are used in order to determine the overall। तो इस प्रकार से और भी जो टेक्निक्स होती है एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन के अलावा, एक्सरे फ्लोरोसेंस है, AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसके आधार पर भी उसका एनालिसिस किया जाता है। तो ये था एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जिसके थ्रू हम किस प्रकार से जो सॉलिड्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, स्मॉल कंपाउंड बनाते हैं। तो उसके लिए ये 5 अलग अलग रिएजेंट, मिक्सिंग, कंटेनर मटेरियल, हीट ऑफ ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।